नमस्कार छात्रों, आज की कक्षा में आप जानेंगे कक्षा 8 का इतिहास का चैप्टर 1 में कैसे, कब और कहाँ। तो चैप्टर इतिहास में अतीत के बारे में बताएंगे आप लोग को कि अतीत का मतलब क्या होता है। अतीत का मतलब होता है बीता हुआ सच्ची घटना। तो इस चैप्टर में है कैसे, कब और कहाँ। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। तो एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, और इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि इतिहास तो बहुत ही उबाऊ विषय है, भाई बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? तो छात्रों, इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और उसमें क्या बदलाव आए हैं। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं तो हम समय का जिक्र करने लगते हैं कि हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। रोज़ की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं। तो मानो जब कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा ही रहा हो, लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन शुरू कब से हुआ होगा। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे उस समय लोग को चीज़ों की जानकारी कैसी मिलती थी। तो छात्रों, इस चैप्टर में दिखाया गया है, ये चित्र जो है इसमें दिखाया गया है कि ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण चित्र 1782 ईस्वी रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था और भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शा तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं, मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हो। तो छात्रों, इस चैप्टर में आप जानेंगे कि ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं और समय को हमेशा साल या महीने के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसा प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं किया था। इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी जुबान पर चढ़ा था और इस तरह की प्रक्रिया के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते हैं। तो छात्रों, आप जानेंगे कि चाय जो है अंग्रेजों ने चीन से भारत देश में लाया था। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ था, यह अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय से
घटती है। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे। तो फिर लोग इतिहास को तारीख से जोड़ कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह है कि एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरे को इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उसकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया और किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उनसे कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, वह कब मरा और उसके बाद कब और कौन सा शासक गादी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। जैसा कि पहले 2 साल की इतिहास की किताबों में आपने देखा कि अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बने और बाजार किस तरह फैले, किस तरह की रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति और समाज किस तरह बदले। तो छात्रों, इसमें दिखाया गया है लिप्टन चाय के बारे में, जो ब्रिटिश शासनकाल में यह ब्रांड था चाय का। यह है लिप्टन चाय। तो छात्रों, जैसा कि पिछले कौन सी तारीखें, कुछ तारीखों का महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है, तो हम जो तारीखें चुनते हैं, जिसे तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन पर विषय बदल दिया जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती है। एक उदाहरण पर विचार कीजिए कि भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उसमें हर एक गवर्नर जनरल का शासन महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होते थे और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरलों हेस्टिंग्स, वेलली, वेंकटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों का भी कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। इतिहास की इस किताबों में सारे तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। यह ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। तो छात्रों, ये चित्र में दिखाया गया है, ये है अंग्रेज गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, जो 1773 में भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। और इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरलों के कारनामों, जीवनियों में उनकी गौरव गाथाओं और तस्वीरों में उसके भव्य व्यक्तियों को उभारा जाता था। तो छात्रों, जब हम इतिहास या कोई तारीख कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। और हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मदद
यादगार होती है। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है, उसमें भारतीयों की गतिविधियां कोई मायने नहीं रखती, उसके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती, तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है कि हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेगी, हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो छात्रों, हम अवधियां कैसे तय करते हैं? तो 1817 ईस्वी में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल भारत आए थे। तो जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत को इतिहास नाम की एक किताब लिखी और उन्होंने भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा: प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और मध्यकालीन इतिहास। और इन किताबों में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। प्राचीन इतिहास को हिंदू शासनकाल कहा गया, मध्य इतिहास को मुस्लिम शासनकाल कहा गया और आधुनिक इतिहास को ब्रिटिश शासनकाल से लेकर अब तक के इतिहास को कहा गया है। तो इस प्रकार जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा। तो इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है कि हम एक दौर की खासियतों, उनके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं और ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचार को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलाव का क्या महत्व होता है। तो जेम्स मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। इसलिए इतिहास की उसकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। जेम्स मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था और इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार लाना, कला, संसाधनों और कानूनों को लागू किया जाए। अंग्रेजों ने कानून शब्द का प्रयोग किया था भारत देश में। तो जेम्स मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उसका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता, तरक्की नहीं कर सकता है। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था भारत देश में। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? तो छात्रों, क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं कि इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं और इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है और पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसे आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज के
वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे कि अंग्रेजों के शासन काल में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, न ही यह आर्थिक विकास की और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। औपनिवेशिक युग मतलब होता है अंग्रेजी शासन काल। और औपनिवेशिक क्या होता है, तो हम इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। तो आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, भारत के हस्तशिल्प कला को खत्म कर दिया। तो आपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई। और इन सारे कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए? तो छात्रों, आप ये भी जानेंगे कि अंग्रेजों के आने के बाद भारत में कुटीर उद्योग, लघु उद्योग भी खत्म हो गया। आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासनकाल के कारण यहाँ के मूल्य, मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज, तौर तरीकों में भी क्या बदलाव आए। और जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशिक कहा जाता है। लेकिन जल्दी ही आप ये भी समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे, इसलिए कि किताब को हमारे अतीत नाम दिया गया है, यानी बीता हुआ घटना। तो छात्रों, हम किस तरह जानते हैं? तो भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं? तो प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता था है। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है, लिहाजा उन्होंने सभा, शासकीय संस्थाओं, अभिलेखक कक्ष भी बनवाए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं और या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी की शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक नकलें बनाई जाती थी। उन्होंने खुशनवीस के माहिर लिखते थे। खुशनवीसी या सुलेखनवीस ऐसे लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते थे। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई भी होती थी। तो ये है छात्रों अभिलेखागार, जिसे अंग्रेजों ने 1920 में बनाया था। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नज़दीक बनाए गए थे। इससे पता चलता है कि अंग्रेजों की सोच में इस संस्थानों का कितना भारी महत्व था। तो छात्रों, इस अध्याय में आप ये भी जानेंगे कि तकनीक भी फैलने लगी। तकनीक
और इन तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाइयों के दस्तावेजों की कई कई प्रतियां भी बनाई जाने लगी। सर्वेक्षण का भी महत्व बढ़ता गया। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेज का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। इसलिए अंग्रेजों ने जो है सर्वेक्षण भी किया और जनगणना भी शुरू किया। तो छात्रों, आप ये भी जानेंगे कि लॉर्ड रिपन जो गवर्नर थे, उन्होंने भारत में सबसे पहले जनगणना शुरुआत किया था ताकि जो है भारत देश के लोगों पर अच्छी तरह से शासन कर सके। तो 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांवों में राजस्व सर्वेक्षण किए गए और इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतु तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिर में हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी और जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उसकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में भी जानकारियां इकट्ठा की जाती थी। और इसके अलावा वास्तविक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता, तो रिकॉर्ड से, इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि सारे सरकारी रिकॉर्ड्स जो था, ये जो दिखाया गया सर्वेक्षण विभाग। तो छात्रों, इन तस्वीर में दिखाया गया है 1857 का विद्रोह दिखाया गया है, जिसका शुरुआत मंगल पांडे ने किया था। तो इस रिकॉर्ड से इसमें हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उसकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड में से हमें ये समझने में हमेशा मदद मिलती है कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उसकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। तो इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता है। और इस लिहाज से लोगों की डायरियाँ, तीर्थ यात्रा और यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगी और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी, नेताओं और सुधारकों ने अपने विचार को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे, और इनसे हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभव से गुजर रहे थे। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं कि जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे आपको यह समझ में आने लगेगी। तो छात्रों, इस चैप्टर में जो है आपने अतीत के बारे में जाना, कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ। यह है कुछ प्रश्न उत्तर जिसे आप बनाइएगा।